एक आइडियोलॉजी और सोच के साथ स्टेब्लिश हुई पॉलिटिकल पार्टी जो 2 सीट से आज 303 सीट के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की। Suggests that a moment before now, when I last checked, the Bharatiya Janata Party had been able to touch the 300 mark by itself. इस समय एक आ रही है, वो खबर क्या है आपको बता देते हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी 6,727 वोट से एक बार फिर ये जश्न है बीजेपी के कार्य 21 अक्टूबर 1951 श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनसंघ की शुरुआत करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे और साथ ही जवाहरलाल नेहरू की फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई में अपॉइंट थे। 8 अप्रैल 1950 नेहरू लियाकत पैच होती है। इसमें इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया आए रिफ्यूजी राइट ऑफ लिविंग और फ्रीडम ऑफ लिविंग देने की बात होती है। इस पैच में ये मेंशन किया जाता है कोई ऐसा रिफ्यूजी जो पार्टीशन के दौरान अपना घर और प्रॉपर्टी छोड़कर दूसरे कंट्री में सेटल हो गए हो तो उसे ये राइट दिया जाएगा, वो वापस आकर अपने प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। और साथ ही एक प्रॉब्लम जो उस वक्त लाइमलाइट में थी, रिलीजन चेंज। दोनों देशों में ये समझौता होती है जो भी जबरन धर्म परिवर्तन किया गया उसे मान्य नहीं दिया जाएगा। जब नेहरू लियाकत इस पैच को साइन करते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके अगेंस्ट जाकर अपनी पोजीशन से रिजाइन दे देते। तब भारतीय जनसंघ पार्टी का ओरिजिन होता है। हिंदू कल्चर और आइडेंटिटी को सेफ रखना, जम्मू एंड कश्मीर को पूरी तरह से इंडिया में मिलाना, ये इस पार्टी का मोटिव होता है। नेहरू गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग स्टेटस देने का फैसला करती है जिसके विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी आंदोलन करते हैं। जब ये बात आम आदमी के बीच में नाराजगी का मुद्दा बन जाता है तो कांग्रेस गवर्नमेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उसके साथियों के साथ श्रीनगर जेल में डाल देती है। 3 जून 1953 श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मिस्टीरियस डेथ हो जाता है। पंडित दीनदयाल जो आरएसएस का एक जाना माना चेहरा था वो जनसंघ का कमान संभालते हैं। फिर 1967 का जनरल इलेक्शन होता है जिसमें जनसंघ पार्टी 35 सीट लाकर उस वक्त तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। जनसंघ पार्टी अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में सरकार बनाती है। 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी इस पार्टी का चेहरा बनते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी के इस पार्टी में आने से यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, गौ हत्या प्रतिबंध, जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करना, ये इस पार्टी का मेन विजन होता है। 1975 के इमरजेंसी के बाद 1977 के जनरल इलेक्शन में सारी पार्टी मिलकर एक जनता पार्टी बनाती है और ये सबका एक ही एम था, इंदिरा गांधी को हराकर कांग्रेस को सत्ता से हटाना। 2019 के इलेक्शन में ठीक इसी तरह का आइडियोलॉजी देखा गया जहां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी मिलकर बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। एनीवे वापस आते हैं टॉपिक पे। 1978 में सेंटर में सोशलिस्ट, जनसंघ और कांग्रेस ओ का मिला जुला सरकार था। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उस वक्त। सोशलिस्ट में से राजनारायण हेल्थ मिनिस्टर थे। जनसंघ पार्टी से संता कुमार हिमाचल प्रदेश के सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर थे। भारतीय पार्टी की गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। वजह थी संता कुमार राजनारायण को पॉलिटिकल सभा करने की परमिशन न देना। बावजूद इसके राजनारायण 25 जून 1978 को शिमला के रिंग मैदान में पॉलिटिकल सभा की। इसके बाद जनता पार्टी के बीच सोशलिस्ट और जनसंघ पार्टी में डिफरेंस होती चली गई और इसका रिजल्ट ये हुआ राजनारायण को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। राजनारायण को कैबिनेट से हटाने पर सोशलिस्ट नेता मधु लिबिया ने एक अलग विद्रोह चालू कर दिया। उनका मांग था भारतीय पार्टी का कोई भी नेता आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ा होना चाहिए। मधु लिबिया के इस मांग को उस नेता का भी सपोर्ट मिलने लगा जो मोरारजी देसाई से नाराज चल रहे थे। इस नाराजगी का असर भारतीय पार्टी पर ऐसा पड़ा, जुलाई 1979 में भारतीय पार्टी की सरकार गिर जाती है। 25 फरवरी 1980 जगजीवन राम पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर को एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर में दोहरी अध्यक्षता की जांच करने को कहा गया। इस लेटर से ये कंफर्म हो गया जनसंघ से आए लोगों का इस पार्टी में बने रहना मुश्किल है। इस पार्टी से सारे जनसंघ को बाहर निकाल दिया जाता है और साथ ही भारतीय पार्टी एक लेटर इशू करती है, कोई भी आरएसएस का सदस्य इस पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता। लाल कृष्ण आडवाणी और सुदर्शन सिंह भंडारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ 6 अप्रैल 1980 को एक पार्टी बनाई जाती है जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी।
इस पार्टी के साथ वो लोग जुड़ रहे थे जो आरएसएस के नर्सरी से थे। अटल बिहारी वाजपेयी को इसका अध्यक्ष चुना गया। विजय राज सिंधिया, राम जेठमलानी को इसका उप अध्यक्ष बनाया गया। 6 अप्रैल की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है न्यू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। और इस कॉन्फ्रेंस में अटल बिहारी वाजपेयी एक बार भी हिंदुत्व, आरएसएस जैसे वर्ड का यूज नहीं करते हैं। बीजेपी अपना पहला इलेक्शन 1984 में लड़ती है और इसका रिजल्ट ये होता है 274 सीट में से बीजेपी महज 2 सीट पर ही सिमट कर रह जाती है। इस हार के बाद पार्टी का विजन क्लियर हो गया था। अगर कांग्रेस जैसे स्ट्रॉन्ग पार्टी के अगेंस्ट फाइट करना है तो एक अलग आइडियोलॉजी की इमेज बनानी पड़ेगी। अटल बिहारी वाजपेयी को हटाकर लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है। आडवाणी के आ जाने से पार्टी फिर से भारतीय जनसंघ आरएसएस के ओरिजिनल हार्डलाइनर हिंदू नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी के साथ चलने लगती है। विश्व हिंदू परिषद जब बाबरी को लेकर आवाज उठाती है तो बीजेपी इसके साथ जुड़कर पूरा फायदा उठाती है। राम जन्मभूमि मूवमेंट की नींव अडानी के नेतृत्व में रखनी शुरू कर देती है बीजेपी और साथ ही इस मुद्दे को अपने इलेक्ट्रो मैनिफेस्टो का हिस्सा बना लेती है। इस कैंपेन का फायदा बीजेपी को 1899 के जनरल इलेक्शन में मिलता है। 2 सीट से बढ़कर बीजेपी 89 सीट पर पहुंच जाती है। इस जीत से बीजेपी समझ जाती है यही वो टॉपिक है जिसे भारत के आम जनता और हिंदू मेजोरिटी का फुल सपोर्ट मिलेगा। और फिर 1990 में अडानी राम मंदिर बनाने के सपोर्ट सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा निकालने का काम किया। जो सोमनाथ से यूपी में जहां मुलायम सिंह यादव अडानी को अरेस्ट कराकर सेकुलरिज्म पॉलिटिक्स इमेज बनाने की तैयारी में थे, वहीं दूसरी तरफ विश्वनाथ प्रताप सिंह जो उस वक्त मौजूदा प्राइम मिनिस्टर थे, उनके कॉल से ये काम लालू प्रसाद यादव बिहार में ही कर लेते हैं। अडानी को अरेस्ट कर लिया जाता है। राम मंदिर 28 साल बाद 19 नवंबर 2019 में क्या फैसला आया ये हर एक हिंदुस्तानी जानता है। बीजेपी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है एनडीए के साथ मिलकर। वो सरकार बनाती है 1999 से 2004 तक और इस दौरान अटल जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और इनके सरकार के नेतृत्व में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान जैसी पॉलिसी लाकर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। और अमेरिका जैसी सुपर पावर कही जाने वाली कंट्री ये लाख मना करने के बाद भी 5 न्यूक्लियर सक्सेसफुली टेस्ट करते हैं इंडिया। 1999 के कारगिल वार में इंडियन आर्मी जब पाकिस्तानी आर्मी को बीट करती है तो ये लगता है बीजेपी की सरकार अपना दूसरा टर्म भी पूरा करेगी। पर यूपीए के साथ आई कांग्रेस सरकार बनाने में सक्सेस हो जाती है। अपनी सेकंड टर्म पूरा कर रही सरकार को ये लगता है कांग्रेस का वही गोल्डन पीरियड फिर से स्टार्ट हो गया है। पर 2014 में आई मोदी लहर कांग्रेस पर लगातार महंगाई के खिलाफ वार करती रही और सवाल ये उठता है जिस स्लोगन के साथ बीजेपी सरकार बनती है तो सबको पूरा कर पाई या नहीं। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2014 में इंडिया का रैंक 55 था 76 कंट्री में और अब 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 107वें नंबर पर 121 देश के रैंकिंग में। EDACMIE के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर सेक्टर में 2016 से 2017 के पीरियड में 5 करोड़ लोग काम कर रहे थे, जो 2021 में ये रेशियो 2.7 करोड़ तक डिक्लाइन हो गया। PEW रिसर्च सेंटर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में इंडिया की मिडिल क्लास पॉपुलेशन 3.2 करोड़ कम हो गई, जबकि 7.2 करोड़ लोग गरीबी रेखा के अंदर आ गए। आयुष्मान भारत, PM आवास योजना, बिजली, पानी, सड़क, रसोई गैस पर सब्सिडी और फ्री का राशन जैसे अच्छा काम भी इस सरकार की उपलब्धि है।